वही तो मैंने बताया, एक्सेप्ट यूनिट 5। बाकी सभी के नोट्स अवेलेबल हैं सभी के पास? यस सर। ओके, Yes, तो आप sir. पढ़ाई शुरू कर दीजिए ना, क्योंकि अभी आपका टेस्ट होगा। यूनिवर्सिटी ने बोला है कि इंटरनल टेस्ट रखना है। एग्जाम कब होगा वो अलग बात है। आपका थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा, उसका भी आपको डेट शीट मिल गया होगा। मिल गया डेट शीट थर्ड सेमेस्टर Yes, का, sir. Yes, sir. यस राइट? सर। है ना? तो इसलिए आप इस टेस्ट को थोड़ा और सीरियसली देंगे, और जो भी गाइडलाइंस आएगी किस तरीके से टेस्ट होगा वो सारा चीज आपको धीरे धीरे बताया जाएगा। ठीक है? तो यूनिट 1 का हम लोग रिवीजन कर रहे थे, उसको कंप्लीट कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट 5 आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में यूनिट नंबर 5 हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यूनिट का ये लास्ट टॉपिक रह गया था, कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड विद अदर इन्वेस्टमेंट्स। क्योंकि जब आप किसी भी क्लाइंट के पास जाएंगे, क्लाइंट का पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि वाई म्यूचुअल फंड, जब उनके पास अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है बताइए? किसी को अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो कहाँ कहाँ कर सकता है इन्वेस्टमेंट? So share market, RD, bank, FD, many are there. आरडी और एफडी तो बैंक में ही होता है ना। तो शेयर मार्केट हो गया, आरडी हो गया, एफडी हो गया, और कहाँ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? और कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आरडी एफडी के अलावा? गोल्ड में, यस, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट? Yes, sir. लैंड परचेज किया, या कोई बिल्डिंग को परचेज कर लिया, हाउस प्रॉपर्टी रह सकता है किसी के पास। सो ऑल दिस कैन बी सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जब आप क्लाइंट के पास जाओगे, किसी किसी के पास जाओगे कि आप इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में, सो यू हैव टू कन्विंस देम कि व्हाई म्यूचुअल फंड, व्हाई नॉट, they will ask why not other funds. So you have to compare advantages of mutual fund with respect to other investment options. तो जो भी उस पर्टिकुलर पर्सन के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं उनका कंपैरिजन आपको म्यूचुअल फंड के साथ बताना पड़ेगा, और उसमें ये कन्विंस करने की कोशिश करनी पड़ेगी कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज बेटर देन दैट ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, right? So comparison of mutual fund with other investment, this is what we are going to study. इसमें पहला हम लोग कर रहे हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड इन्वेस्टमेंट। म्यूचुअल फंड वर्सेस गोल्ड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेडिशनली इन्वेस्टिंग इन गोल्ड हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट प्रिफर्ड ऑप्शंस in India. While this is true, we also encourage looking at mutual fund due to the following advantage. अभी आप देखो, अभी भी आप देखिए कि जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट कंजम्पशन ऑफ गोल्ड जो है वो इंडिया में है, बिकॉज इंडियन कंज्यूम गोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ज्वेलरी
है ना। तो जो ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता, वो एक कंजम्पशन है। क्योंकि जो गोल्ड परचेज करते हैं इंडियंस, वो उसको सेल आउट करने के लिए नहीं परचेज करते, वो उसको यूज करने के लिए कर रहे हैं। सो दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। बट जो पीपल होते हैं वो इसको इन्वेस्टमेंट के व्यू से देखते हैं, ठीक है। तो इवन दो इंडिया में बहुत ज्यादा लोग गोल्ड को परचेज करते हैं, मे बी फॉर सम फंक्शनल पर्पज, मैरिज पर्पज एंड ऑल, बट स्टिल इफ वी want to do investment, तो गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। जैसे अभी आप देखोगे तो गोल्ड के आप पोर्शन परचेज कर सकते हो, वर्चुअल गोल्ड परचेज किया जा सकता है, रियल गोल्ड की जरूरत नहीं है, वर्चुअल गोल्ड आप परचेज कर सकते हो, जस्ट लाइक शेयर्स। इसी तरीके का आपका गोल्ड, जैसे मुथूट फाइनेंस है, इन सब में गोल्ड परचेजिंग भी की जा सकती है। सो वी मस्ट कंपेयर दिस गोल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट विद म्यूचुअल फंड। तो क्या एडवांटेज है म्यूचुअल फंड के? देयर इज वेरी हाई रिस्क ऑफ लॉस इन स्टोरिंग फिजिकल गोल्ड। अगर कोई गोल्ड को परचेज कर रहा है, दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद फिजिकल गोल्ड। जो लोग गोल्ड परचेज कर लेते हैं, अब उस जो परचेज्ड गोल्ड है उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो उसको रखने का एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि उसके थेफ्ट के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो इतने बड़े इन्वेस्टमेंट में अगर आपका थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए, तो बहुत बड़ा लॉस है। वेयर एज म्यूचुअल फंड के केस में, अगर हमारे पास म्यूचुअल फंड का सर्टिफिकेट भी है और उसे अगर कोई चुरा भी लेता है, तो रिडीम करेगा तो पैसा आपके ही अकाउंट में आएगा, उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ परचेजिंग म्यूचुअल फंड इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ गोल्ड। क्योंकि जो लोग गोल्ड परचेज करेंगे उनको उस गोल्ड को स्टोर करके रखना है, वो भी सेफली। However, there is no risk in having gold ETFs. तो इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए गोल्ड के इन्वेस्टमेंट में भी एक नया ऑप्शन आया है, दैट इज कॉल्ड गोल्ड ETF। ये गोल्ड ETF क्या होता है? दिस इज नथिंग बट गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो ये एक तरीके का यू कैन से जैसा शेयर होता है ना, शेयर का आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, या म्यूचुअल फंड के जैसे आपको NAV मिलते हैं, यूनिट्स मिलते हैं, इसी तरीके से गोल्ड का भी एक यूनिट बनाया गया जिसको गोल्ड ETF कहा जाता है। तो ETFs आर ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट इन्वेस्ट इन गोल्ड बुलियन ऑफ 99.5% प्योरिटी। तो ये जो ETF बनाया गया है, इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ म्यूचुअल फंड। यहां ध्यान समझेंगे, अच्छे समझेंगे। देखिए, गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करें तो आपको फिजिकल गोल्ड परचेज करना पड़ेगा और उस गोल्ड को कहीं ले जाके स्टोर करना पड़ेगा ना। ये देखिए, ये गोल्ड है, इनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड विद। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए गोल्ड ETF बनाया गया। ये गोल्ड ETF क्या है? ये उसी तरीके से जैसे किसी कंपनी का शेयर होता है, उसी तरीके से गोल्ड का भी एक वैल्यू डिफाइन किया गया। तो जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड का एक कंपोनेंट गोल्ड ETF भी बनता है। सो म्यूचुअल फंड forms a better investment option in comparison to that of gold investment. क्या ये क्लियर हुआ सभी को? गोल्ड इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस, पहला डिफरेंस समझ में आया? यस, कंफर्म करिए सभी लोग, क्या ये सभी को समझ में आया? रितिका को समझ में आ गया? व्हाट अबाउट अदर्स? रिति, रवि, भावना? ओके, रिति को समझ में आ गया। अभिजीत? ओके 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 ओके। तो दिस इज फर्स्ट कंपैरिजन। सेकेंड कंपैरिजन देखिए, while you
can start investing in mutual fund with a minimum of rupees 500. Investment amount in gold depends on the rate of gold on the day on which you are trading. देखिए म्यूचुअल फंड का जैसे हमने डिस्कस किया था कि मिनिमम कितने अमाउंट से म्यूचुअल फंड को शुरू किया जा सकता है। तो आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट रुपीज 500 है। ठीक है, अब यही चीज अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट मतलब गोल्ड परचेज करना चाहते हैं, एज ए इन्वेस्टमेंट गोल्ड परचेज करना चाहते हैं, तो गोल्ड का जो मिनिमम अमाउंट होगा दैट विल डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ गोल्ड ऑन दैट पर्टिकुलर डे। क्या आप बता सकते हैं इसमें गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है? यस, गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है? यस रितीश, 53,000। 53,000 का कितना? 1 किलो, 2 किलो? ओके, 54,000। कितना अमाउंट? कितना? 10 क्या? 10 ग्राम, 1 तोला बोलते हैं ना, 1 तोला। यस, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम अगर आप परचेज करना चाहोगे, यू हैव टू इन्वेस्ट 53,000। 53,000 में आपको 10 ग्राम गोल्ड मिलने जा रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, sir. तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कितना मिनिमम कितना अमाउंट खरीदेंगे आप? मिनिमम आपको, अगर आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको 10 ग्राम नहीं तो 1 ग्राम भी अगर आपको परचेस करना है ना, 1 ग्राम गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड कितने का पड़ेगा? 10 ग्राम, 10 ग्राम इज ऑफ 53,000, देन 1 ग्राम इज ऑफ वैल्यू कितना होगा 1 ग्राम का? बताइए। 5,300। यस, 1 ग्राम कितना होगा? यस, 5,300। यस, 5,300। तो अगर आप 1 ग्राम ऑफ गोल्ड परचेज करना चाहोगे, यू हैव टू इन्वेस्ट 5,300 रुपीज, जो किसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके लिए ये अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है, सो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। वेयर एज यही अगर इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करना है तो मिनिमम अमाउंट इज ओनली रुपीज 500। तो ये एडवांटेज बनता है म्यूचुअल फंड का इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो गोल्ड में बहुत बड़ा रिस्क है उसको स्टोर करने का, दूसरा बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करने का। Therefore, you can convince your client that investment in mutual fund is far better than that of investing in gold. Clear? Then third point, there may not be any negotiation capacity while liquidating gold. लिक्विडेटिंग गोल्ड का क्या मतलब? लिक्विडेटिंग गोल्ड का क्या मतलब है कि व्हेन यू वांट टू रिडीम, आपने जो गोल्ड परचेज किया है उस गोल्ड को अब आप सेल आउट करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसमें कोई नेगोशिएशन की पॉसिबिलिटी नहीं है। जो भी रेट उस समय गोल्ड का चल रहा होगा, लेट्स से आपने आज परचेज किया, लेट्स से 10 ग्राम परचेज किया, सो 10 ग्राम के लिए आपने 53,000 इन्वेस्ट कर दिया। आज आपको लगा द प्राइस ऑफ द गोल्ड विल मूव अहेड, आपको लगा कि मे बी गोल्ड का प्राइस जो है एक साल में 84,000 होगा, बट यू नेवर नो द मार्केट। सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि देयर विल बी लॉस, देयर विल बी डिक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड। गोल्ड का प्राइस जो है वो रिड्यूस हो गया है, मे बी 53,000 पे आपने इन्वेस्ट किया था और वो 33,000 पे आ गया। Now, जब आप रिडीम करने जाओगे, सेल करने जाओगे, तो यू विल गेट 33,000, सो देयर इज अ ह्यूज लॉस एसोसिएटेड विद लिक्विडेटिंग गोल्ड। सो अगेन देयर इज अ रिस्क एसोसिएटेड। एक तो बहुत बड़ा अमाउंट आपका इन्वेस्ट हो गया, दूसरा उसका जो रिस्क
रिटर्न का रेशियो है कि इस पर्टिकुलर गोल्ड में आपको ज्यादा रिस्क मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स यू एक्सपेक्ट हायर रिटर्न, बट देयर इज आल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस. Whereas if you compare it with mutual fund, of course mutual fund में भी risk है कि there will be loss, but the amount of risk is comparatively less, क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या हो रहा है, डाइवर्सिफाई हो रहा है. जो म्यूचुअल फंड के जो जो यूनिट्स हैं, उस यूनिट में फंड मैनेजर ऐसे ऐसे शेयर को इंक्लूड करता है जो हर एक सिचुएशन में, हर एक मार्केट में एवरेज परफॉर्म करे. सो दिस गिव्स एन एज, दिस गिव्स एन एडवांटेज ऑफ इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड. ठीक. So people often liquidate gold as a last resort when they don't have other investments to the bank on. There are no withdrawal charges applied. Yes, एक अच्छा एडवांटेज है गोल्ड के साथ कि जब आप गोल्ड को रिडीम करना चाहोगे, लिक्विडेट करना चाहोगे, लिक्विडेट का मतलब क्या है कि आप उसको, उस गोल्ड को कैश में कन्वर्ट करना चाहोगे, तो उस दिन जो भी गोल्ड का प्राइस होगा, उस गोल्ड के उस प्राइस पे आपका गोल्ड लिया जाएगा. ठीक है. अगर ये गोल्ड एज ए इन्वेस्टमेंट है, अगर यही गोल्ड अगर ज्वेलरी बनाया गया है या उस पर कुछ आर्टिकुलेशन किया है, अगर उस गोल्ड को आप सेल आउट करने जाओगे तो उस डे के रेट पे ही लेगा, बट देयर विल बी यू कैन से डिस्काउंटिंग. डिस्काउंटिंग क्यों लेगा? नॉर्मली 10 to 15% का वो रेट माइनस करते हैं. क्यों रेट माइनस करते हैं? बिकॉज ऑफ उसका डिग्रेडेशन हुआ, उसकी क्वालिटी में चेंजेस आ जाते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से आ जाता है, तो इसलिए उस अमाउंट के ऊपर डिस्काउंटिंग भी हो जाती है. तो वेयर एज अगर आप गोल्ड के जो कॉइन होते हैं, गोल्ड के जो बिस्किट होते हैं ना, उसको अगर आप परचेस करते हो तो जब आप बेचने जाओगे तो जो भी उसका वेट होगा और उस दिन जो भी प्राइस रहेगी, कंप्लीट प्राइस पे आपको रिडीम किया जाएगा. सो दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ गोल्ड. वेयर एज अगर यही चीज आप म्यूचुअल फंड के साथ करोगे तो ऑफ कोर्स म्यूचुअल फंड के केस में आपको एग्जिट लोड लगेगा. देयर विल बी कमीशन चार्ज्ड ऑन म्यूचुअल फंड. वेयर एज गोल्ड के केस में ऐसा कोई कमीशन चार्ज नहीं होगा. तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ म्यूचुअल फंड विद रिस्पेक्ट टू गोल्ड. नेक्स्ट कंपेयर करते हैं म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी. म्यूचुअल फंड और इक्विटी में क्या डिफरेंस? ऑफ कोर्स ये तो इसका तो आपको सभी को डिफरेंस पता होना चाहिए. तो चलिए, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? सभी को आवाज नहीं आ रही है? आ रही है सर. रवि, आपको भी आवाज नहीं आ रही है? आ रहा है. तो भावना, इट इज एट योर एंड. आपके यहाँ पे हो सकता है आपने म्यूट कर दिया हो, या आपके स्पीकर का वॉइस कम होगा. भावना, काइंडली चेक योर स्पीकर. ठीक है, आप सभी को आवाज आ रही है? आई होप एवरीवन. ओके, लेट्स मूव टू म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी. चलिए, सभी लोग एक एक पॉइंट बताइए, इन दोनों में डिफरेंस बताइए. सभी लोग का मुझे चाहिए. रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है, तो सभी लोग कोई ना कोई एक पॉइंट पुट अप करेंगे. डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड वर्सेस इक्विटी. इक्विटी इज नथिंग बट शेयर. चलिए, कौन बोल रहा है सबसे पहले? प्रीति, बोलिए. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड एंड इक्विटी? एक डिफरेंस बताना है. सर, मार्केट प्राइस के कारण जो लॉस होगा वो म्यूचुअल फंड में नहीं होगा. रीति, म्यूचुअल फंड में वो पोर्टफोलियो में होगा ना, और शेयर अचानक कभी भी चेंज हो सकता है उसका प्राइस. तो म्यूचुअल फंड में उसका इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक कंपोनेंट तो शेयर ही है, तो अगर शेयर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन है तो म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशंस होंगे कि नहीं होंगे? रीति, हाँ सर, होगा. सर, इक्विटी की तरफ से देखा जाएगा तो म्यूचुअल फंड में थोड़ा कम रिटर्न मिलेगा, बट ना परफॉर्मेंस की सही रहेगी, क्योंकि सर डाइवर्सिफाई होगा ना, एक तरफ ज्यादा भी रहेगा तो एक तरफ कम रहेगा. और वही इक्विटी रहेगा तो या तो हाई रिटर्न मिल सकता है या तो लो रिटर्न मिल सकता है. सर, गुड गुड.
यस ईश्वर, इवन रीति वाज आल्सो राइट कि इक्विटी में फ्लक्चुएशंस ज्यादा होंगे, म्यूचुअल फंड में फ्लक्चुएशंस कम होंगे। यस ईश्वर। चलिए नेक्स्ट कौन बोल रहा है? आरती। आरती बताइए, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। सर प्रॉफिट शेयर मार्केट में मतलब अकॉर्डिंग टू रिस्क जो है शेयर मार्केट में ज्यादा है, तो सर प्रॉफिट भी शेयर मार्केट में ज्यादा ही होता है। ओके, तो आप किस में और इन्वेस्ट करना चाहोगे, इक्विटी और म्यूचुअल फंड? सर म्यूचुअल फंड इज मोर मतलब बेनिफिशियल है, बिकॉज इसमें ना मतलब जो रिस्क होता है वो डाइवर्सिफाई होता है, और जो इन्वेस्टमेंट होता है वो भी लो रेट पे ही होता है, जहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा हाई लेवल में करना पड़ता है अगर हमको ज्यादा अच्छा मतलब रिटर्न चाहिए तो। ओके भावना, व्हाट इज योर पॉइंट? भावना, तो आवाज नहीं आ रही। मनीष, मनीष आप बताइए। मिनन। सर म्यूचुअल फंड जो है वो एक्सपर्ट जो रहता है फंड मैनेजर वो हैंडल करता है, और इक्विटी में हम शेयर्स में हम लोग डायरेक्ट ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नहीं, नॉट नेसेसरी मिनन। हमारे पास एजेंट्स हैं या जो ब्रोकर्स होते हैं, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, सो दे आर एक्सपर्ट। जैसे आप शेर खान ले लो या आनंद राठी ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे हैं, फर्स्ट ग्लोबल हैं, है ना, ऐसे बहुत सारे ब्रोकिंग फर्म्स हैं जो आपको इस तरीके के एक्सपर्ट एडवाइस दे सकते हैं। सो जस्ट लाइक फंड मैनेजर म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है, इसी तरीके से आप अगर किसी एक पर्टिकुलर ब्रोकिंग फर्म में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो वो पूरा आपको आपके फंड का एलोकेशन करेंगे, आपको अपना अपना एक्सपर्ट एडवाइस देंगे, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा शेयर परचेज करना चाहिए, कौन सा बेच देना चाहिए। सो दैट पार्ट इज ऑल्सो अवेलेबल इन इक्विटी मार्केट। तो ये दोनों में अवेलेबल है। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कर रहा है और इक्विटी में देयर आर शेयर ब्रोकर्स इफ यू वांट। यस, इक्विटी मार्केट में आप अपना इंडिपेंडेंट भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और म्यूचुअल फंड में लास्ट ईयर भी ये शुरू हो गया है कि आपको नॉट नेसेसरी किसी फंड मैनेजर के थ्रू ही आपको इन्वेस्ट करना है, नॉट नेसेसरी। आप अपना खुद का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो थ्रू म्यूचुअल फंड। इक्विटी में भी ऐसा ऑप्शन अवेलेबल है कि यू कैन इंडिपेंडेंटली इन्वेस्ट इन इक्विटी और शेयर मार्केट इफ यू डोंट नीड एनी एक्सपर्ट एडवाइस, है ना, किसी फंड मैनेजर का या किसी ब्रोकर का अगर आपको एडवाइस या एक्सपर्टीज नहीं चाहिए तो आप दोनों केस में, म्यूचुअल फंड में भी एज वेल एज इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत, आपका कुछ पॉइंट है? दोनों में डिफरेंस कुछ? सर इक्विटी में रिस्क ज्यादा रहेगा सर म्यूचुअल फंड के। वही तो हमें डिस्कस करना है, वो तो सभी लोग बोल दिए रिस्क ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा। तो ऐसा और कौन सा पॉइंट है जिसपे आप मुझे कन्विंस कर सको, चलो मुझे नहीं, क्लाइंट को कन्विंस कर सको कि इक्विटी में मत इन्वेस्ट करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो? अच्छा, लिक्विडिटी पे बात कर सकते हैं आप इसमें कि म्यूचुअल फंड पे लिक्विडिटी ज्यादा रहेगी। जी, लिक्विडिटी का पॉसिबिलिटी किसमें अच्छा है, म्यूचुअल फंड में कि इक्विटी में? अच्छा, म्यूचुअल फंड कितने दिन में लिक्विड हो जाता है वो? सर अभी ऑनलाइन जो चल रहे हैं उस हिसाब से तो तुरंत बताते हैं, बट कम से कम 1-2 दिन लग जाता है। 3 दिन लगता है आपके अकाउंट में आने में। ओके सर। 3 दिन लगेगा आपके अकाउंट में पैसा आने में। और शेयर मार्केट में? शेयर मार्केट में सर कम से कम 1 वीक के आसपास ही लग जाता है। 3 दिन लगेगा। दोनों केस में जो उसका लिक्विडिटी का जो ड्यूरेशन है वो ऑलमोस्ट सेम है, लिक्विडिटी का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट सेम है। तो लिक्विडिटी ड्यूरेशन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन नॉट, मे बी ये एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट नहीं बन पाएगा ना, ये एक वैलिड पॉइंट नहीं बन पाएगा। इसमें एक पॉइंट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड है, जब आप उसको सेल आउट करना चाहोगे, जिस दिन सेल आउट कर रहे हो, जैसा हमने डिस्कस किया था कि म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू, जो पर यूनिट का जो प्राइस बताया जाता है, वो डे एंड पे बताया जाता है।
डे एंड का जो एवरेज प्राइस रहेगा शेयर का, उसी के बेसिस पे म्यूचुअल फंड का क्लोजिंग के समय प्राइस बनता है। वेयर एज इफ यू गो फॉर इक्विटी, तो जिस मोमेंट आप सेल करोगे उस मोमेंट पे जो प्राइस रहेगा वही उस शेयर का प्राइस होगा। सो इक्विटी ज्यादा रियल टाइम प्राइसिंग करता है, वेयर एज म्यूचुअल फंड जो है वो एक दिन का एक प्राइस रहता है। आई होप ये क्लियर है टू एवरीवन। म्यूचुअल फंड का जो प्राइस होता है, जो एनएवी होता है, नेट एसेट वैल्यू होता है, वो एक दिन के लिए एक रहता है। और वो कब डिसाइड होता है? जब मार्केट क्लोज हो जाएगा, उसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, म्यूचुअल फंड के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, लेट्स से शेयर्स हैं या डेट हैं या गोल्ड है, सभी का जो भी प्राइस रहा उसका एवरेज वैल्यू एंड ऑफ द डे में कैलकुलेट करके म्यूचुअल फंड का प्राइस बनाया जाएगा। अब अगले दिन आओगे तो वही प्राइस रहेगा जो हमने पिछले दिन शाम को बनाया था। कब तक रहेगा? नेक्स्ट डे के मार्केट के क्लोजिंग तक। Whereas जब इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो शेयर जिस मोमेंट पे आप सेल आउट कर रहे हो, जिस मोमेंट पे आप शेयर को परचेस कर रहे हो, उस मोमेंट पे जो प्राइस रहेगा, उस मोमेंट पे जो प्राइस रहेगा वही प्राइस पे आप सेल आउट करोगे या परचेस करोगे। तो इन नटसेल वी कैन से कि म्यूचुअल फंड में जिस मोमेंट पे आप परचेस करने जा रहे हो उसका जो प्राइस वो क्या होगा वो आप क्लियर नहीं होगे। इक्विटी में इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, ओके। सो रितीश सेइंग share market gives high risk high return as compared to mutual fund. Okay Riti, Ravi Sahu is saying equity own knowledge में होता है और म्यूचुअल फंड पे फंड मैनेजर गाइड करता है। नॉट नेसेसरी ऐसा, जैसा मैंने बताया रवि, म्यूचुअल फंड में भी आप खुद का अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नॉट नेसेसरी टू हैव अ फंड मैनेजर इंफॉर्मेशन और एक्सपर्ट। और इक्विटी मार्केट में भी इफ यू वांट यू कैन टेक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम ब्रोकिंग फर्म्स। ठीक है, ओके। तो चलिए यहाँ पे डिस्कस करते हैं ब्रीफ में क्या क्या डिफरेंस है। While mutual fund handle your money through an expert fund manager, equity involves investing shares directly, है ना। इक्विटी में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड के केस में प्रीवियस ईयर तक म्यूचुअल फंड के केस में आपको एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर की जरूरत ही पड़ेगी। अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट इन शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग और इंटेंड टू बिकम वन, इट डज नॉट मेक सेंस टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इक्विटी शेयर्स, है ना। तो इक्विटी शेयर्स में भी या शेयर मार्केट में भी अगर आपको बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत अच्छा नॉलेज नहीं है, बहुत अच्छा कंट्रोल मार्केट का शेयर का नहीं है, तो यू शुड ऑल्सो टेक एक्सपर्ट एडवाइस फ्रॉम ब्रोकर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज while mutual fund can give you a decent return, यहाँ पे decent वर्ड इज reasonable return, बहुत हाई भी नहीं देगा, बहुत लो भी नहीं देगा, एक एवरेज रिटर्न देगा। इट मे बी अराउंड 10 to 15 to 18% के रेंज में आपको रिटर्न मिलता है इन म्यूचुअल फंड। वेयर एज इफ यू गो फॉर शेयर मार्केट, इट कैन गो टू एनी लिमिट, है ना। कई ऐसे शेयर्स हैं जो 80% 90% तक का रिटर्न दिए हैं और कई ऐसे शेयर हैं जो बहुत लो रिटर्न भी दिए हैं, 5% 4% का ही रिटर्न दिए हैं। ओके, सो रजनी इज सेइंग इन म्यूचुअल फंड वी मेक पोर्टफोलियो बट इन शेयर्स वी शुड इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर फील्ड। राइट, यस यस रजनी। रजनी, इसमें एक और चीज हमें नोट करना चाहिए कि यू कैन मेक अ पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑल्सो। मतलब क्या हुआ? लाइक इन म्यूचुअल फंड, वो जो म्यूचुअल फंड है वो इटसेल्फ एक पोर्टफोलियो है। वेयर एज अगर आपके पास एक अच्छा इंफॉर्मेशन है मार्केट का, मार्केट में एक अच्छा कंट्रोल है, तो आप शेयर्स का ही एक पोर्टफोलियो बना सकते हो खुद का। लेट्स टेक आपके पास ₹10,000 है, इन्वेस्ट करना है, और आपको लगता है कि इन्फोसिस एक अच्छा कंपनी है और इधर टाटा स्टील एक अच्छा कंपनी है और इधर महिंद्रा मोटर्स एक अच्छी कंपनी है, तो ऐसे ऐसे आप कंपनीज को सेलेक्ट कर सकते हो और उनके शेयर्स ही परचेज कर सकते हो। तो ये जो शेयर्स आपने अलग अलग कंपनी का परचेज किया, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टडी, डिपेंडिंग अपॉन योर इंफॉर्मेशन विच यू कैरी कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आप शेयर्स का भी एक पोर्टफोलियो, खुद का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। यही काम तो फंड मैनेजर कर रहा है। जो काम फंड मैनेजर कर रहा है वो आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए सभी कंपनी से रिलेटेड, उसके फंडामेंटल से रिलेटेड, टेक्निकल से रिलेटेड हो गया, या मे बी उसके जो
प्रोडक्ट हैं, उसके जो कस्टमर्स हैं, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है. सो यू कैन ऑल्सो मेक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स. ठीक है, राइट नाउ तो म्यूचुअल फंड एक खुद एक पोर्टफोलियो है और शेयर्स में आप इंडिपेंडेंट इन्वेस्ट करें, बट यू कैन मेक पोर्टफोलियो ऑफ शेयर्स ऑल्सो. क्लियर है रजनी? Okay. So while mutual fund can give you decent returns over a long period of time, equity shares give you very high. Equity shares give you very high or very low returns over short duration. शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे आप शेयर मार्केट में जानते होगे या तोमर सर ने आपको बताया होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट. कौन कौन से 2 टाइप के इन्वेस्टमेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन? एनीवन, एनी आइडिया? टाइम ड्यूरेशन को लेके शेयर मार्केट में किस तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं? यस, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन का होता है. शेयर मार्केट में आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो या शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए. तो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने सपोज कुछ कंपनीज के शेयर परचेज कर लिया और आपने वो छोड़ दिया, 2, 3, 5 ईयर्स के बाद आप उसको रिडीम करना चाहोगे, दैट इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट. शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट जो 1 साल के लिए करते हैं, 1 महीने के लिए करते हैं, 3 महीने के लिए कर रहे हैं या 1 दिन के लिए कर रहे हैं. सो जो 1 डे के अंदर ही आपने विद इन ए डे परचेज किया और उसी डे को सेल आउट कर दिया, उसको बोलते हैं इंट्राडे. तो इंट्राडे परचेजिंग हो सकती है, या शॉर्ट ड्यूरेशन जिसका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर है, लॉन्ग ड्यूरेशन जिसको आप रिडीम करोगे आफ्टर 1 ईयर. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड आप शेयर मार्केट के इन्वेस्टमेंट को शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं. ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनाया जा सकता है. सो नाउ दिस पॉइंट इज सेइंग कि नॉर्मली म्यूचुअल फंड gives a decent return in longer period of time. If you want to have a good return through mutual fund, तो आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, लंबे पीरियड तक होना चाहिए. वहीं पे इफ यू वांट टू गेट रिटर्न फ्रॉम शेयर मार्केट्स, तो इस केस में हाई रिटर्न या लो रिटर्न भी हो सकता है विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन. जैसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो इंट्राडे में ही दे अर्न वेरी हाई रिटर्न, या फिर वो लॉस बियर करते हैं. या फिर इक्विटी मार्केट में भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देयर विल बी अ डिसेंट रिटर्न. You need to constantly monitor the market influencing factors such as increase or decrease in turnover of the company you have invested in, change in company management, the launch of new product, change in governments, natural disasters, foreign policy changes, elections, etc. have impact on return of shares. तो जो शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनको ये सारे इंफॉर्मेशन होने चाहिए. जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी को कौन लोग मैनेज कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, कंपनी के क्या क्लाइंट है, किस तरीके के क्लाइंट है, किस एरिया में उनके कस्टमर हैं, उनके न्यू प्रोडक्ट्स कौन कौन से लॉन्च होने वाले हैं, किस तरीके के न्यू प्रोडक्ट का एक्सेप्टेंस है मार्केट में, या जिस स्टेट में वो उनका प्रोडक्शन चल रहा है वहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है. इफ देयर इज अ चेंज इन गवर्नमेंट, है ना, इलेक्शन का इम्पैक्ट पड़ता है, नेचुरल डिजास्टर का इम्पैक्ट पड़ता है, फॉरेन पॉलिसी के चेंजेस का इम्पैक्ट पड़ता है. सो ऑल दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द रिटर्न्स ऑफ इक्विटी. तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, तो उनको ये सभी फंडामेंटल की अच्छी स्टडी होनी चाहिए. इन सभी फंडामेंटल के बारे में एक अच्छा नॉलेज इंफॉर्मेशन होना चाहिए किसी भी कंपनी के लिए. इवन यू शुड ऑल्सो वर्क ऑन सर्टन कंपनीज. जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है, मे बी सॉफ्टवेयर की कंपनी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो गई, ऑटोमोबाइल की कंपनी हो गई, कोई भी कंपनी, 1-2 कंपनी आप ले लो, या इफ रिक्वायर्ड एक अच्छा अगर आपको स्टडी करना है, यू शुड टेक वन कंपनी, एटलीस्ट वन कंपनी फ्रॉम ईच सेक्टर. जैसे एक कंपनी आपने ले लिया सॉफ्टवेयर से, एक कंपनी आपने ले लिया लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग से. अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी बहुत सारे हैं, सीमेंट है तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग है, कॉपर मैन्युफैक्चरिंग है ना. तो अलग अलग सेक्टर के एक एक अच्छे कंपनी को सेलेक्ट करें
और उसकी एक कंपैरेटिव स्टडी आपको रेगुलर करनी चाहिए। कंपैरेटिव स्टडी लाइक कि इन्फोसिस के गवर्निंग बॉडीज क्या हैं, इन्फोसिस का मैनेजमेंट कौन कौन कर रहा है मैनेज, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। जैसे हम सभी नारायण मूर्ति के बारे में जानते हैं, तो नारायण मूर्ति की क्रेडिबिलिटी इज क्वाइट हाई। इसी तरीके से टाटा मोटर्स में कौन से गवर्निंग बॉडीज है, कौन सा मैनेजमेंट है, किस सेक्टर में या किस कंपनी में नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, उस नए प्रोडक्ट की स्टडी कैसे है, मार्केट की एक्सेप्टेंसी कैसे है, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन दोज कंपनीज, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस कोविड-19, इज देयर एनी इम्पैक्ट ऑफ दिस फ्लड, रेनफॉल का क्या कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ा है, कोविड-19 का इम्पैक्ट पड़ा है। तो आपको एक कंपैरेटिव स्टडी रेगुलर करनी चाहिए, क्योंकि यही आपका फील्ड है, यही आपका एरिया है, तो इन्हीं में आपको बहुत डीप भी जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज म्यूचुअल फंड वर्सेस एलआईसी इन्वेस्टमेंट। एलआईसी इन्वेस्टमेंट, तो एलआईसी नॉर्मली एलआईसी जो है, बट इन इंडिया इट इज अज्यूम टू बी इन्वेस्टमेंट, जो पर लाइफ इंश्योरेंस जो होता है, लाइफ इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं है। लाइफ इंश्योरेंस जो हम इंश्योरेंस परचेज करते हैं, ये हम अपने लाइफ में होने वाले अनएक्सपेक्टेड रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये एक रिस्क कवर है, बट इंडिया में इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जाता है। जैसे आप देखोगे, जब आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे, किसी कस्टमर के पास जाओगे, तो वो कस्टमर आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इंश्योरेंस के कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड को बताइए, जबकि इंश्योरेंस एक अलग चीज है और म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी अलग चीज है। ठीक है, बट स्टिल यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट इंश्योरेंस। So, LIC offers insurance policies whose primary purpose is to provide you or your family coverage। ये रिस्क को कवर करता है। जैसे आपने एक्सीडेंट का इंश्योरेंस लिया, तो ऐसा नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ तो आपको पैसा मिलेगा, नो। वो तभी आपको कंपनसेशन मिलेगा जब वहां पे एक्सीडेंट हो। तो अगर आपने एक्सीडेंट इंश्योरेंस लिया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज टू गेट कंपनसेशन देयर मस्ट बी एन एक्सीडेंट। अगर किसने लाइफ इंश्योरेंस लिया है, सो दैट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो कंपनसेशन मिलेगा वो उस पर्टिकुलर पर्सन के डेथ के बाद मिलेगा, और वो भी उसको नहीं मिलेगा। और डेथ हो गया तो उसको क्या मिल रहा है, उसकी फैमिली को मिलेगा, टू कवर द रिस्क, टू कवर द फाइनेंशियल लॉस बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आपको ये कन्विंस करना पड़ेगा व्हेनेवर कोई कस्टमर आपको इंश्योरेंस के साथ किसी भी इन्वेस्टमेंट को कंपेयर करता है, कि इंश्योरेंस एक रिस्क कवरेज है, वेयर एज इन्वेस्टमेंट जो है दैट इज फॉर रिटर्न। इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस इज नॉट फॉर रिटर्न। इज इट क्लियर टू एवरीवन? The purpose of mutual fund is to meet your financial planning objectives, whereas insurance का क्या है? इंश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव है your risk coverage. If you buy insurance policy with saving or investment element in them, you may end up with a very small insurance cover. तो जब ये देखा गया, जो इंश्योरेंस कंपनी है उन्होंने ये देखा कि यहाँ के जो कस्टमर्स हैं वो इंश्योरेंस को भी इन्वेस्टमेंट देख रही हैं, और इंश्योरेंस में तभी वो पैसा लगाएगी जब उनको वहां से कुछ रिटर्न भी मिले। इसीलिए इंश्योरेंस में भी अब हाइब्रिड प्रोडक्ट मिलने लगे हैं। हाइब्रिड प्रोडक्ट मीन्स व्हाट? हाइब्रिड प्रोडक्ट का मतलब यह है कि आपको इंश्योरेंस तो मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ रिटर्न भी मिलेगा। तो ये जो रिटर्न है, दिस रिटर्न इज थ्रू सम डेट और फ्रॉम सम शेयर मार्केट। तो एक ऐसा आपको प्रोडक्ट मिलेगा। म्यूचुअल फंड में ही आप देखेंगे एक ऐसा प्रोडक्ट भी मिलता है, ELSS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ELSS एक मिलेगा। तो ये जो ELSS है, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम,
इसमें आपको इंश्योरेंस कवर भी मिलता है और रिटर्न भी मिलता है, रिटर्न भी मिलता है और इंश्योरेंस कवर मिलता है। नाउ इसका, इस प्रोडक्ट को अगर आप परचेज करते हो, लेट से 1000 रुपीज आपने परचेज किया, 1000 रुपीज का एक यूनिट आपने परचेज किया, तो डिपेंडिंग अपॉन योर एज इसका कुछ अमाउंट इंश्योरेंस में दिया जाएगा और कुछ अमाउंट आपके रिटर्न के लिए रखा जाएगा। लेट से इसमें से 600 रुपीज 600 इंश्योरेंस में लगाया गया एंड ₹400 ही इन्वेस्ट किया गया, तो जो आपको रिटर्न मिलेगा दैट इज नॉट ऑन 1000 रुपीज, आपका रिटर्न 400 पे ही मिलेगा, क्योंकि 600 कहां गया, 600 इंश्योरेंस के लिए गया है और इंश्योरेंस रिटर्न नहीं देता है, इंश्योरेंस आपके रिस्क को कवर करता है। देयरफॉर जब भी आप किसी LIC पॉलिसी को परचेज करते हो तो जो आपको रिटर्न मिलता है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल। क्यों स्मॉल होता है, ये रीजन है। दिस डिफीट द होल पर्पस ऑफ परचेजिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। और आपने इंश्योरेंस की परचेज किया कि हमें इंश्योरेंस से रिटर्न मिलेगा, उस ऑब्जेक्टिव के साथ आपने परचेज किया और इसकी वजह से क्या होगा, इस पे आपको मिलेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज डिफरेंट। तो दिस इज ऑल नंबर 1। अगर किसी को डाउट है तो कोई भी डाउट है तो यस प्लीज, एनी डाउट? सर जो एनएवी वाले कैलकुलेशन में वो ग्रीन वाला लिखा है ना, वो समझ नहीं आ रहा था। कैलकुलेशन में ग्रीन वाला कौन सा, द कैश बैलेंस? हाँ ओके, देखिए, द कैश बैलेंस इन द बैंक अकाउंट इज एडेड and the money payable to others are subtracted to determine the net asset value। अब यहाँ पे समझिए, जो एसेट है, जो हम एसेट की बात करते हैं, इस एसेट में तो आपका जो आपने शेयर का पोर्टफोलियो लिया है वो तो होगा, उसके अलावा जो फंड मैनेजर के पास जो कैश बचा है जिसका उसने शेयर नहीं खरीदा है वो भी तो एसेट ही है। फिर समझिए, जब भी हम कोई म्यूचुअल फंड बनाएंगे उस म्यूचुअल फंड में आपको एक शेयर खरीदना पड़ेगा, राइट? म्यूचुअल फंड को जब हमें बनाना है तो लेट्स से ये एक म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना है, इसमें आप कुछ शेयर्स परचेज करोगे, शेयर्स परचेज कर रहे हो, कुछ डेट परचेज कर रहे हो, ठीक? तो जो ये इसको कौन मैनेज कर रहा है, एक फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर। तो सपोज आपने 1000 रुपीज इन्वेस्ट किया, 1000 रुपीज, तो इस फंड मैनेजर ने इस 1000 रुपीज का एलोकेशन इस तरीके से किया। बट इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि इस फंड मैनेजर के पास अभी भी कुछ कैश बैलेंस हो जिसका अभी उसने पोर्टफोलियो नहीं बनाया है, या इस पोर्टफोलियो से उसको कुछ डिविडेंड मिला हो, तो ये पैसा भी तो आप ही का एसेट है, ये पैसा भी तो उस फंड हाउस का एक एसेट हुआ। तो इस कैश को, ये जो पैसा अवेलेबल है, इस कैश को क्या किया जाएगा, इस कैश को भी हम एसेट के अंदर ही काउंट करेंगे, बट इसमें हम क्या करेंगे, वो अमाउंट जो किसी और को पे करना है, किसको पे करना है। सपोज आपने अपना म्यूचुअल फंड रिडीम कर लिया, तो जैसे आप रिडीम करेंगे आपके अकाउंट में पैसा नहीं आएगा। फंड मैनेजर सबसे पहले उतने यूनिट को सेल आउट करेगा, वो पैसा उस फंड हाउस के पास आएगा, फिर वो फंड हाउस उस पैसे को आपके अकाउंट में डालेगा। तो जब तक फंड हाउस के अकाउंट में पैसा रहेगा, वो पैसा भी क्या है, एसेट का ही पार्ट है, एसेट का ही पार्ट है, इसी एसेट का पार्ट है। तो जो भी कैश बैलेंस है बैंक अकाउंट में, किसके बैंक अकाउंट में, आपके अकाउंट में नहीं, फंड हाउस क्या, कौन, जो फंड मैनेजर आपके फंड को मैनेज कर रहा है, जिससे वो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को बना रहा है, ठीक है? तो उसके अकाउंट में जो पैसा है वो भी एसेट का ही कंपोनेंट है। इसमें से वो अमाउंट जो कल किसी को पे करना है उसको डिडक्ट करके
जो भी बचा उसको भी हम इस एसेट में काउंट करेंगे। तो जब हम नेट एसेट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, नेट का मतलब क्या है? नेट का मतलब है टोटल एसेट में से जितनी भी लायबिलिटी बन रही है या जो भी एक्सपेंसेस हैं उस लायबिलिटी को माइनस करो। तो जो पेएबल है, जो किसी को पे करना है, वो आपकी लायबिलिटी है, उसको यहां से माइनस कर देना है। क्लियर हुआ? ओके, एनी मोर डाउट? और किसी को डाउट नहीं है? ओके, सो विल क्लोज हियर। नेक्स्ट क्लास में मैं यूनिट नंबर 5 के नोट्स प्रिपेयर करूंगा और यूनिट नंबर 5 का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो टिल देन गुड बाय।